हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 का टॉपिक है, जो यूनिट 2 का टॉपिक है इंडियन रिस्पांस टू ब्रिटिश रूल के अंतर्गत द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज, नेचर एंड इम्पैक्ट पे बात करेंगे। तो 1857 का रिवोल्ट है, इस पर हम सभी इससे परिचित हैं। ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, हम सभी इसको पढ़ते आ रहे हैं और अब तक बीए थर्ड ईयर में भी आप लोगों ने इस पर काफ़ी कुछ अध्ययन किया होगा। तो 1857 के रिवोल्ट को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में जो ब्रिटिश राज है बहुत तेज़ी से उसका विस्तार हो रहा था, जिसने भारत के एक प्रकार के शांत जीवन में बहुत हलचल पैदा कर दी थी। और जो भारत का समाज अंग्रेजी समाज से बहुत डिफरेंट नेचर का था। इंडियन सोसाइटी और जो वेस्टर्न सोसाइटी थी, दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर था। और अंग्रेजी शासन के द्वारा जो इंडियन लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें तरह तरह के परिवर्तन किए जा रहे थे। यानी भारतीय भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तनों ने भारतीय समाज को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। साथ ही लोग बहुत लंबे समय से एक ख़ास तरीके से रहने के आदी हो चुके थे। अब उन तरीक़ों में भी फेरबदल होने लगा, यानी कि लोगों का रोज़ का जीवन जीने का तरीका, उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे ब्रिटिशर्स। चाहे कानून बना करके हो, चाहे वो उनके द्वारा की गई संस्कृति का जो विकास किया जा रहा था भारत में उससे हो, या उनकी शिक्षा का प्रभाव हो। तो इन सब परिवर्तनों से जो भारतीय जीवन जो काफ़ी शांत था, वो काफ़ी हद तक उथल पुथल उसमें मच गई, जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भारतीयों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत तेज़ी से जगह जगह प्रकट होने लगी विद्रोहों के रूप में। शुरुआत में तो ये विद्रोह काफ़ी लोकल लेवल पर छोटे छोटे समुदायों के द्वारा किए जाते थे, जिसमें काफ़ी सारे सिविल कह सकते हैं रिबेलियन होंगे, और कुछ कुछ उसमें ट्राइबल मूवमेंट भी थे। तो इस तरह नागरिक और आदिवासी दोनों प्रकार के विद्रोह जगह जगह हो रहे थे। इस संदर्भ में सन्यासी विद्रोह जो 1763 में हुआ, नील विद्रोह है, भील विद्रोह, छोटा नागपुर, पलामू के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। और इसी तरह के विद्रोह हर धर्म में संस्कृत हो रहे थे, चाहे मुस्लिम आंदोलनों को कहें, या तो फराजी आंदोलन, मोपला का आंदोलन, वहाबी आंदोलन। इस तरह के जो अलग अलग आंदोलन थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समाज में किए जा रहे तरह तरह परिवर्तनों की वजह से उनकी जो शांत जीवन था उसमें हलचल उत्पन्न हुई। उसकी वजह से ये उसका रिएक्शन थे ये विद्रोह, और देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग समुदायों में बहुत तेज़ी से ये आक्रोश और गुस्सा जो है बढ़ रहा था। और हम कह सकते हैं कि इन्हीं का कलेक्टिव एक जो कहा जाए कि जो गुस्सा फूटा, वो 1857 के रिवोल्ट के रूप में हमारे सामने आया। ये अपने आप में कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि तमाम प्रकार के ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट जो हुए, उन सब का उन्हीं की एक अगली कड़ी हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमेशा हमें किसी भी प्रकार की घटना का जब विश्लेषण करें तो औपनिवेशिक हितों के साथ ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ उस समय वैश्विक परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तन के साथ किसी विशेष प्रकार की बनाई गई नीति या प्रस्ताव या एक्ट को ध्यान में रखकर हमें कंपेयर करते हुए पढ़ना चाहिए। तो हमने 1857 के रिवोल्ट के पहले देखा कि भारत में कई तरह के चार्टर आ रहे थे, और उन चार्टर में किस प्रकार 10-10 सालों के बाद या 20-20 सालों के बाद कैसे भारत में व्यापार के लिए क्या क्या नई नई जो डिमांड है उस समय, तो उस हिसाब से परिवर्तन किए जाते थे। और इसके अलावा ये जो सारे चार्टर थे, उनके मूल में उनके अपने औपनिवेशिक आर्थिक हित ही हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के। तो 1813 और 1857 के बीच अगर हम देखें तो 1813 एक मील का पत्थर साबित होता है। 1813 की जो एक काल है, या इस दौरान जो चार्टर 1813 का आया, तो 1813 के चार्टर को अगर आप थोड़ा रिवाइज़ करें, मेमोराइज़ करें उसको, तो आप हमें याद होगा 1813 के चार्टर में ब्रिटिश जो उनका व्यापार था उस पर भारतीय व्यापार के साथ जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। यानी एक प्रकार से मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड ब्रिटिशर्स को करने की आज्ञा मिल गई। यहाँ पे अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी। तो 1813 और 1857 यानी 1813 से लेकर 1857 के बीच का जो काल है वो भारत के संदर्भ में फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाई गई, मुक्त व्यापार का काल था। और ये वही काल है जब भारत में वैसे ब्रिटिश अधिकारियों का आगमन हुआ जिन्होंने एक तरह से एक्सपेंशन की नीति को अपनाया, या साम्राज्यवादी प्रसार कहेंगे हम, इम्पीरियल जो नीति में विश्वास रखते हैं।
तो साम्राज्यवादी प्रसार की नीति को जब इन्होंने अपनाया तो ये जो दोनों नीतियां एक तरह से हम कह सकते हैं, जो मुक्त व्यापार की नीति और साम्राज्यवादी नीति दोनों आपस में जुड़ी हुई थी और दोनों के बीच गहरा संबंध है। मुक्त व्यापार की नीति का तकाजा ये था या ये डिमांड थी मुक्त व्यापार की नीति की कि भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में किया जाए, यानी जितना ज़्यादा ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में हम भारत के हिस्सों को जीतेंगे उतना ज़्यादा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाज़ार हम अपने लिए उपलब्ध करा पाएंगे। तो इसके लिए साम्राज्यवादी नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता था और यही काल है जब भारत में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत का दरवाज़ा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। तो इस तरह 1813 के बाद में जो परिस्थितियों में परिवर्तन आया भारत में, वो 1857 में हम कह सकते हैं कि 1813 के बाद की बनी हुई घटनाओं के कारण 57 का जो विद्रोह हुआ और इसके पहले तमाम प्रकार के छिटपुट जो भी कृषक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह बड़े पैमाने पर हो रहे थे, उन्होंने 57 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। हालांकि तमाम प्रकार के अलग अलग इनके कारण बताए जाते हैं 57 के विद्रोह के, कि 57 का विद्रोह विदेशी शासन का जो खराब स्वरूप था एक प्रकार से उसकी वजह से हुआ, लेकिन इसके अलावा अपनी सुविधा के लिए तमाम सारे इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बांट रखे हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक। तो राजनीतिक कारणों में कहा जाता है कि ब्रिटिश शासकों की जो नीतियां थी, उनकी पॉलिसी, जैसे कि लॉर्ड वेलेजली की सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी या लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसका, इन सब ने एक तरह से महान जो मुग़ल अम्पायर था, जो उसके वंशज थे, उनको परंपरागत जो उनका महल था लाल किले से बाहर निकालना और एक तरह से ये सब बिल्कुल उन्होंने पाबंदी लगा दी। एक तरह से महान और एक तरह से मुग़ल शक्ति के सत्ता के समकक्ष अब ब्रिटिश सरकार अपने आप को उसने घोषित कर दिया कि मुग़ल शक्ति का विकल्प अब यहाँ पर ये हैं। तो इसने भी भारतीय जनमानस को कहीं की भावना को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई और भारतीय जनमानस, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में तमाम विदेशी शासक अब तक आए, सबको हृदय से भारतीयों ने अपनाया और उनके साथ रच बस गए और उन्हीं को उन्होंने अपना शासक माना। तो इस तरह मुग़लों को और मुग़लों के साथ तो हम ये देखते हैं कि वो मुग़लों ने भारत को अपनी एक कर्मभूमि के रूप में देखा और यहीं से उन्होंने कमाया और यहीं पर उन्होंने निवेश भी प्रकार से किया। वो यहाँ से लेकर के पहले के आक्रांताओं की तरह बाहर नहीं गए पूंजी, उन्होंने भारत में ही निवेश किया और प्रकार से भारत को ही अपनी भूमि बना लिया। और इस तरह जब भारतीय जनमानस को ये लगा कि मुग़लों के विकल्प के रूप में अब यहाँ पर अंग्रेज आ गए हैं, तो ये भारतीय जनता के लिए ये कहीं बहुत ज़्यादा आहत करने वाली बात थी। इसका प्रमाण इस बात से हमें मिलता है, इसका प्रूफ, कि जब हम देखेंगे 57 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफ़र को घोषित किया गया, जो कि मुग़ल बादशाह था, जो कि 80 साल से ऊपर का एक वृद्ध था, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं उसी को अपना सर्वमान्य नेता मानती थी और सभी लोगों ने उसको क्रांति का नेतृत्व सौंपा। तो भारतीयों के नज़र में मुग़ल सत्ता के प्रति बहुत सम्मान की भावना थी और अंग्रेज़ों द्वारा मुग़लों से लाल किला छोड़ने की जब बात कही गई तो इसने भारतीयों के मन को बहुत ठेस पहुंचाई। जबकि यद्यपि भारत में अपनी जो सत्ता है उसका आगे बढ़ाने के क्रम में अंग्रेज़ों ने सब्सिडरी अलायंस, रिंग फेंस की पॉलिसी, इन सब को बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इसका प्रयोग किया, या डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है उसने भी भारतीयों को बहुत नाराज़ कर दिया। इसके अंतर्गत जो अवध के जो नवाब थे, इसके अलावा इस पर रानी लक्ष्मीबाई, इनके बहुत ऐसे जो शासक थे जिनकी जनता के बीच में काफ़ी गहरी पैठ थी, जब इनके राज्य ले लिए तो ये भारतीयों को लगा कि ये हमारे शासकों का अपमान है। तो इससे भी बहुत बड़े पैमाने पर इस समय इन राज्यों की जनता ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो गई और साथ साथ जो ये शासक हैं इन्होंने इसको अपने सम्मान पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी सत्ता पर इन्होंने इसको एक चोट मानी, प्रहार माना इसको। और एक और राजनीतिक कारण हम देखते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर ये जो वंश थे या जो अलग अलग जो सत्ताएं थीं, जो जिस प्रकार अवध के नवाब हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, इसके अलावा जो कानपुर का जो वंश है, ये सारे जो अलग अलग वंश हैं बड़े पैमाने पर जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनको संरक्षण दिया करते थे, इनके सामानों के बहुत बड़े खरीदार थे। साथ साथ बड़े पैमाने पर जो दस्तकारी उद्योग या हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में जो लेबर लगा है, जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनको रोजगार इससे मिला करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा जब इन वंशों को समाप्त कर दिया गया, इन राजाओं की भूमियों को हड़प लिया गया तरह तरह के आरोप लगा करके, वेलेजली के रिंग फेंस चाहे
वेनेजुएला की सब्सिडरी अलायंस हो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, डलहौजी का, इस तरह अलग अलग नीतियों के द्वारा जब इन राजाओं रजवाड़ों को समाप्त कर दिया गया, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को समाप्त करते जा रहे थे, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर वहाँ के जो दस्तकार थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगार होने के बाद हम देखेंगे कि ये सेना की तरफ ये मुड़ते हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पर ये रियासतों की समाप्ति कर दी गई, रजवाड़े समाप्त कर दिए गए, राज्यों को हड़प लिया गया, तो इनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया गया। तो एक साथ ही दस्तकार भी बेरोजगार हो गए और साथ साथ सैनिक भी बेरोजगार हो गए। और ये सैनिक बेरोजगार होने के बाद जो इनके लिए सबसे रोजी रोटी कमाने का जरिया बना वो थी ज़मीन, या ज़मीन पर सबसे बड़ा इनका एक विकल्प था खेती करना, खेती के द्वारा ही अपना पेट भरें। लेकिन कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लगान की दरें बहुत ज़्यादा थीं, और जब कृषि पर धीरे धीरे दबाव बढ़ गया, जनसंख्या का बड़े पैमाने पर खेती करने वाले लोग आने लगे, और ब्रिटिश सरकार इसी समय रेवेन्यू के तरह तरह के प्रयोग कर रही है, जिसमें हम रैयतवाड़ी देखते हैं, महालवाड़ी, इसके अलावा रेवेन्यू की दरें बढ़ाती जा रही है। तो इस तरह ये सारे कलेक्टिव संकट एक साथ हम देखेंगे एकत्रित होकर के उस समय भारतीय जनता के ऊपर आ गए, और उनको अपने लिए रोजगार का कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ा। जो आगे चल कर के आर्थिक कारणों के रूप में किस प्रकार कंपाउंड होकर के और बढ़ कर के हमारे सामने आते हैं, और ब्रिटिश शासन की जो एक तरह से दमनकारी जो नीति है दबाने की, किस प्रकार से हम देखेंगे आर्थिक नीतियां विद्रोह के कारणों में प्रमुख एक कारण के रूप में उभर करके आती हैं। पैसा वसूलने के लिए जहाँ तक संभव हुआ लैंड रेवेन्यू के नए नए उपाय ढूंढे गए, स्थायी या परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, एक से बढ़कर के एक ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई जिसमें किसानों का भला नहीं हो पाया, बल्कि नए नए शोषण के और तंत्र विकसित होते गए। इस नई प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, और लैंड रेवेन्यू की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई जितना इसके पहले किसी भी काल में नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जो किसान हैं वो महाजन या साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए, और उनकी ज़मीनों को इन लोगों ने धोखे से ले लिया। किसानों की ज़मीनों को जब धोखे से महाजनों ने ले लिया, इसके बदले में इन्हें लगान चुकाने के लिए धन दिया, तो हम देखते हैं 57 के विद्रोह में किसानों का शत्रु ब्रिटिशर्स को नहीं उन्होंने माना, अपना शत्रु उन्होंने महाजनों साहूकारों को माना, और इन साहूकारों के बही खातों पर या जो उनके पास सेल्स डीड हुआ करती थी उसको इन लोगों ने अटैक किया, उसको फाड़ करके जला दिया गया, क्योंकि किसानों को लगता था कि हमारी ज़मीनों को इन महाजनों ने हड़प लिया, जबकि ये महाजन और साहूकार जो हैं वो ब्रिटिश सरकार की लैंड रेवेन्यू सिस्टम की उपज थे। ये तो असल शत्रु जो है, असल जो इनका दुश्मन है वो किसान इसको नहीं समझ पाए। इसीलिए हम देखेंगे इसका नेचर काफ़ी ज़्यादा जटिल कॉम्प्लिकेट दिखाई पड़ता है। एक समय किसान भी लड़ रहा है, लेकिन वो जमींदारों के खिलाफ लड़ रहा है, वो ब्रिटिश शासक के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ता है। जनता जो है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रही है, कई जमींदार भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके हित भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उन्होंने सनसेट लॉ के तहत छीन लिए। जब लगान नहीं चुका पाएंगे या तो जितना हिस्सा उनको दिया गया कि इस निश्चित भूमि से इतना लगान लेकर के जमींदार हमें चुकाएंगे, जब वो लगान उत्पादन कम होने पर नहीं वसूल कर पाए जमींदार, तो इन जमींदारों की संपत्ति जब्त करके ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने लगान की वसूली की। तो जमींदारों ने भी विद्रोह किया अपने खोए हुए अधिकार की प्राप्ति के लिए, किसानों ने विद्रोह किया और रियासतों ने विद्रोह किया। इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ थीं वो भारतीय व्यापार और उद्योगों के बहुत अगेंस्ट थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक प्रभाव से जो भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग थे, जिसका हमने अभी कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जब रजवाड़ों का इन लोगों ने धीरे धीरे नाश कर दिया, रजवाड़ों को मिला लिया अपने राज्य में, तब कैसे ये हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज समाप्त होने लग गई। छोटे छोटे कारीगर जो व्यवसायी हैं, मजदूर बेचारे, वो मजदूरी करने के लिए बाध्य हो गए, और मजदूरी के रूप में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, वो खेती कर रहे हैं, और खेती भी कोई लाभ का पेशा नहीं रह गई थी बढ़ी हुई लगान की दरों के कारण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने खेती पर कोई ध्यान नहीं दिया। खेती की फील्ड में तरह तरह की समस्याएं भी, जिनमें इरिगेशन है, नई तरह के बीज हैं, अकाल है पड़ रहा है, या जिस प्रकार का ड्रॉट या बाढ़ जब आ रही है, तो उस समय किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी प्रकार का उपाय इनकी तरफ से नहीं किया गया, जिससे कि ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गई और एक फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हम देखेंगे आगे चलकर तमाम तरह के जो अकाल पड़े हैं इसमें हैं, और लाखों लोग मारे गए। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कारणों में हमने इसके पहले ही पढ़ा कि जो 18वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में हमने पढ़ा कि भारतीय पुनर्जागरण हुआ, या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, किस तरह से वेस्टर्न कल्चर को भारतीय समाज पर थोपने की कोशिश के रूप में लोगों ने देखा।
इसके अलावा चूँकि अंग्रेजी शासक विजेता जाति से थे और चूँकि ये औपनिवेशिक ताकत के रूप में यहाँ पर स्थापित थे और भारतीय गुलाम थे इनके, तो इस वजह से भी ये इंडियन कल्चर को इन्होंने बहुत ही निम्न हे दृष्टि से देखा। और रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ, आविष्कार हुआ, टेलीग्राफ का हुआ, पश्चिमी शिक्षा का जो विस्तार हुआ तेज़ी से, सती सिस्टम और इस तरह की जो बाल हत्या या शिशु हत्या जैसी प्रथाओं को रोका गया। और 1856 में तमाम रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट को लाया गया, जिससे कि हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की गई। और इसके अलावा 1856 में किस तरह से विडो रिमैरिज एक्ट आया, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लोगों को अपने धर्म पर बहुत आघात लगा। इन्हें लगा कि हमारे धर्म को बदलने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा ईसाई मिशनरी जो भारतीय धर्मों की आलोचना करके वो अपने धर्म की बात फैला करते थे। इसके अलावा भारत में बड़े पैमाने पर जो निम्न जातियाँ थी, जिन्हें एक इंसान के समान भी नहीं समझते थे, वो बड़ी तेज़ी से आकर्षित हुई इस ईसाई मिशनरीज़ की तरफ। और ईसाई मिशनरियों को ये बहुत सॉफ्ट टारगेट लगा और बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरीज़ यहाँ शिक्षा का विकास इस प्रकार की मलिन बस्तियों में या दलित बस्तियों में करते थे। तो भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा बहुत चिंतित हो उठा कि इस प्रकार हमारे समाज का ढांचा ये तोड़ रहे हैं। और भारतीयों में विश्वास बढ़ता जा रहा था कि अंग्रेज उनके देश को वेस्टर्न कल्चर की तरफ ये मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीयों को ईसाई बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए ब्रिटिश शासन के विरोध में भी एक ये भी बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार के विचार ने काम किया। और धार्मिक कारण भी सामाजिक कारणों से ही जुड़ करके निकल के आएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि धर्म और समाज एक दूसरे के पैरेलल ही चला करते थे। बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं धार्मिक प्रथाओं के कारण अस्तित्व में थी, या धार्मिक प्रथाओं के कारण तमाम प्रकार के सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान थी, जैसे कि दहेज प्रथा एक प्रकार का धर्म के अंतर्गत एक व्यवहार प्रचलित है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर समाज में बुराई के रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार सती भी धर्म का एक अंग है, लेकिन ये किस प्रकार महिलाओं के अधिकार या उनके जीवन का हनन करने संबंधी एक प्रकार की कुरीति बन करके उभरता है। और ईसाई मिशनरियों के आगमन से हम देखते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार बहुत तेज़ी से यहाँ हो रहा था और सरकार भी खुलकर ईसाई मिशनरियों को सहयोग देती थी। और मिशनरियाँ हिंदू धर्म की बेहिचक आलोचना करती थीं, क्योंकि उनके धर्म में कई सारी जब ऐसी बुराइयाँ थीं जो अपने आप में हम देखेंगे कि रिलीजियस सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट जब चलाए गए तो उसमें स्वयं इन धर्म के ऊपर स्वयं भारतीय विचारकों ने भी प्रहार किया था। तो अंग्रेज़ों का एक उद्देश्य भारतीयों को अधिकाधिक ईसाइयत में ढालने का भी था। तो मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के रवैये से और ब्रिटिश अधिकारियों के इन कार्यों ने भारतीयों के मन में डर पैदा कर दिया कि हमारा धर्म खतरे में है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो धर्म है वो व्यक्ति के लिए सब कुछ कभी कभी बन जाता है, क्योंकि शारीरिक और राजनीतिक अन्याय जो किया जाए या उनको किसी प्रकार की फिजिकल अगर कोई पनिशमेंट दिया जाए या उनके ऊपर पॉलिटिकली अटैक किया जाए, वो अन्याय सहन करना संभव हो सकता है, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न सहन करना बहुत कठिन होता है। और हम शुरू से देखते आए हैं प्राचीन काल से अब तक का जितना हमने इतिहास पढ़ा, धर्म किस प्रकार से समीकरणों को बदल करके, राजनीतिक समीकरणों को बदल करके रख देता है। तो इस तरह धार्मिक उत्पीड़न को बहुत बड़ा इन लोगों ने एक मुद्दा बनाया 1857 के विद्रोह में। और मूर्ति पूजा की आलोचना की जाती थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत। और ब्रिटिशर्स भी मानते थे कि भारत में जो आइडियल वर्शिप की जाती है, हिंदू देवी देवताओं का उपहास या मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरह यहाँ भारतीयों के बीच में एक ये डर बैठ गया कि हमारे पूरे धर्म को बदल करके ये ईसाइयत को यहाँ फैलाने आए हैं। और नई जो शिक्षा नीति थी, जिस प्रकार नए नए सब्जेक्ट्स चलाए जा रहे थे, जिसमें साइंस था, टेक्नोलॉजिकल या जो टेक्नोलॉजी संबंधित जो विषय थे उनका प्रसार किया जा रहा था, उससे भी इनमें असंतोष बढ़ा। भारत में जो तर्क की बात की जाने लगी, रेशनलाइजेशन की बात होने लगी, इससे भी भारत में जो बड़े पैमाने पर जो धार्मिक वर्ग था या जो जिसको कहा जाए या जो ब्राह्मण वर्ग था, वो भी काफ़ी हद तक वो अपने आप को बेरोज़गार महसूस करने लगा, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर धर्म पर भी लोग सवाल उठाने लगे। और बड़े जो कई स्कूल हुआ करते थे या जो हायर इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशन के, उसमें सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठाए जाने लगे। अंग्रेज़ों ने जो समानता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की, सभी जातियों के लिए स्कूल खोल दिए, स्कूलों के दरवाजे। तो इससे सभी जातियों के बच्चों के आने से जो दूसरी जातियों के, उच्च जाति के जो बच्चे आते थे, उनके परिवार के लोग संतुष्ट होने लगे। और इस तरह से कहा जाने लगा कि ये स्कूल नहीं खोल रहे हैं, बल्कि ये एक प्रकार के शैतानी दफ्तर खोले जा रहे हैं, यानी शैतानी स्कूल खोले जा रहे हैं, जहाँ पर आकर ये हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इस प्रकार के बहुत सारे
और ब्रिटिश सरकार ने कई चीज़ें धीरे धीरे संस्कृति के स्तर पर बदलने की कोशिश की, जो अपने व्यापार के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा और की और कुछ कुछ क्षेत्रों में इन्होंने कानून बना करके परिवर्तन करने की कोशिश की। इसके अलावा सैनिक कारणों में, जैसा कि हम जानते हैं, जो इमीडिएट कॉज था वो था चर्बी लगे कारतूसों को बताया जाता है, लेकिन वो केवल एक इमीडिएट कॉज या चिंगारी कह सकते हैं। तमाम सारे जो कारण थे जिस पर हमने भी चर्चा की, वो सब धीरे धीरे इकट्ठा होकर के एक प्रकार से बारूद के ढेर में आग लगाने का जो काम है वो चर्बी लगे कारतूसों ने किया। लेकिन बड़े पैमाने पर जो असंतोष है वो उपरोक्त जो पहले हमने चर्चा की उन घटनाओं की वजह से व्याप्त हो रहा था, जिनमें सैनिक कारणों को भी हम देखेंगे। सैनिक कारणों में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने श्वेत बनाम अश्वेत का जो उनके बीच भेद किया, और एक ही पद पर काम करने वाले अंग्रेज़ सैनिक और भारतीय सैनिकों के वेतन में बहुत कई गुने का अंतर होता था। और भारतीय सेना में जो भारतीय व्यक्ति हुआ करते थे वो सेना में कितनी भी योग्यता होने पर भी ऊंचे पदों को हासिल नहीं कर पाते थे, और एक सूबेदार के पद से आगे जा कर के वो उससे ऊंचाई के पद पर वो नहीं जा पाते थे। तो ये भी बड़े पैमाने पर उनको अपनी हीनता का बोध लगा भारतीयों को। और इसके अलावा उन्हें दूसरे देशों में जा कर के सेवाएँ देनी पड़ती थी। जब जिस प्रकार ब्रिटिशर्स भारत से बाहर दूसरे यूरोपीय युद्धों में रत रहा करते थे, तो भारतीय सैनिकों को भी 7 समंदर पार जाकर के युद्ध करने पड़ते थे। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा कोई अलाउंस नहीं मिलता था, भत्ते नहीं दिए जाते थे जो, और साथ साथ इनको यहाँ आने पर भी कई बार इनको धर्म का आघात भी सहना पड़ता, धर्म संबंधी भी चोट पहुँचती थी कि लोग कहते थे 7 समंदर पार ये अपना धर्म भ्रष्ट करके आए हैं। तो इनको दोहरी चोट पहुँचती, एक तो इनको अलग से अलाउंस भी नहीं मिलता, दूसरी बात धर्म संबंधी आघात भी इनके ऊपर किए जाते। इसके अलावा 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि सैनिकों को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। और इससे जो ऊंची जाति के जो हिंदू सैनिक थे उनमें बहुत गुस्सा फैल गया, क्योंकि वो 7 समंदर पार जाना या अपने देश को पार करके जाना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। और जो डाकघर अधिनियम आया, उसमें डाक भेजने के लिए, या जैसे दूर रहने वाले सैनिक अगर अपने परिवारों में डाक या चिट्ठी भेजा करते थे, तो पहले वो ये सेवाएं निःशुल्क हुआ करती थी, किसी प्रकार का इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब इस प्रकार के डाक भेजने के लिए भी इनको डाक टिकट लगाने पड़ते, या क्रय डाक भेजने के लिए भी इनको कुछ पैसे देने पड़ते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार की नीति सैनिकों को ये ठीक नहीं लगी कि इतने ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हम दिन रात दूसरे देशों में जाते हैं, काम कर रहे, अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने का हमारे पास यही एकमात्र माध्यम है जो चिट्ठियों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से कर रहे हैं, जिसको इन्होंने भी अब निःशुल्क से हटा करके इसको शुल्क के दायरे में ला करके रख दिया। इस प्रकार ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सभी कारण मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए माहौल तैयार कर दिया। और कहा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल्स में जो सुअर की चर्बी लगाई जाती थी उसको मुंह से काटना पड़ता था, इस वजह से विद्रोह हुआ, और ये तत्कालिक कारण साबित हुआ, जो कि एक प्रकार का मिथक है, ये केवल तत्कालिक कारण है, जबकि बड़े पैमाने पर तमाम प्रकार के कारणों ने मिल करके, जिस पर हमने अभी चर्चा की, उसने 57 के विद्रोह की भूमिका तैयार कर दी। ये अलग बात है कि विद्रोह असफल साबित हुआ, जिसमें हमने बहुत सारे कारणों को पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि एकता का अभाव था, इसमें सभी लोग के शत्रु, ब्रिटिश सरकार को सबने अपना शत्रु नहीं माना, इसमें एकता का अभाव रहा। इसके अलावा जो शिक्षित भारतीय थे वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि मानते थे कि भारत में सुधार करने के लिए अंग्रेज़ों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा योग्य अगर कहा जाए लीडरशिप नहीं मिल पाया यहाँ पर, जैसे मुग़ल शासक और सेना के प्रमुख बीच में विवाद भी था, और सभी लोग केवल अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। जैसे झांसी की रानी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, यानी वो सिर्फ अपने राज्य के लिए लड़ रही थी। इसी तरह कहा जाए कि जो हर एक रियासत थी वो अपने अपने राज्य को पाने के लिए लड़ रही थी। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिकों के पास उनकी चूँकि सत्ता थी, तो तेज़ी से आने जाने के संचार के माध्यम, एक दूसरे के साथ तेज़ी से संदेश पहुंचाने के जो माध्यम हैं, चाहे वो डाक हो या टेलीग्राफ हो, तार हो, इन सब के माध्यम से तेज़ी से उन्होंने संदेश पहुंचाया, जबकि जो विद्रोही हैं वो एक दूसरे के पास संदेशों को नहीं पहुंचा पाए, और बहुत बड़े भारतीय वर्ग का अंग्रेज़ों को समर्थन भी हासिल था। इस वजह से भी हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर सभी भारतीय अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं थे। बहुत सारे भारतीय जो वर्ग हैं, खासकर जो देसी रियासतों के शासक हैं, जो ब्रिटिश शासक से लाभान्वित हो रहे थे, या ब्रिटिश शासक कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही थी, जिन्होंने उनके खिलाफ किसी प्रकार के कदम नहीं उठाए। अगर सभी भारतीय रियासतें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाती तो संभवतः 1857 के विद्रोह के समय ही ब्रिटिश शासन यहाँ से समाप्त हो जाता।
इसके नेचर पर अगर हम बात करेंगे तो जो 1857 का जो नेचर है, ये अपने आप में इसके नेचर, इसके कारणों को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि जब हम इसके कारणों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से किसानों ने विद्रोह किया, रियासतों ने विद्रोह किया, सैनिकों ने विद्रोह किया, तो इसका जो नेचर है ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है। और 57 का विद्रोह इतिहास की एक ऐसी घटना है जिस पर सबसे अधिक विवाद है और आज तक इस पर लिखा जाता है। और इसके पीछे विवाद का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आज तक हमारे पास 57 के विद्रोह को जानने के लिए किसी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य हमारे सामने नहीं मिलते, कोई लिटरेरी सोर्स हमारे सामने उस समय के नहीं मिलते, क्योंकि विद्रोहियों ने भूमिगत होकर के, अंडरग्राउंड होकर के काम किया ताकि पकड़े ना जाएं और ब्रिटिश अधिकारी उन्हें पकड़ ना लें। तो अंडरग्राउंड होकर के जब वो काम किया और संदेश देने के लिए किस स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने जिन माध्यमों को अपनाया, उनको वो तुरंत काम होने के बाद नष्ट कर देते थे। तो हमारे पास उस समय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाता है और जितने लेखक हैं उतने ही विचार हमारे सामने निकल करके आते इसके हैं। इसलिए भारतीय और ब्रिटिश विद्वान हैं, जो हिस्टोरियोग्राफर्स हैं, उन्होंने विद्रोह के नेचर को लेकर अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे के मॉलेसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, होम्स जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो कि इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफी को फॉलो करते हैं, या जो एक तरह से कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जिसको हम कह सकते हैं लिखते हैं, वो इस नीति का जो पालन करते हैं। उनका मानना है कि ये एक प्रकार का केवल एक सैनिक विद्रोह है और ये कुछ भारतीय विद्वानों के विचार में भी एक सैनिक विद्रोह ही था। और कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध ये धार्मिक युद्ध था। इस अर्थ में हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार मानते हैं कि ये सैनिक विद्रोह ही था, यानी वो केवल थोड़े से ही सैनिकों का विद्रोह मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि किसानों ने विद्रोह किया, रियासतों ने विद्रोह किया। वो मानते हैं कि सैनिकों का ये विद्रोह था जो केवल अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये विद्रोह कर रहा था। इसके अलावा कुछ का मानना है कि ये वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता के बीच जो कल्चर है उसके बीच ये संघर्ष है, यानी पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता के बीच संस्कृतियों का संघर्ष ये है। तो कुछ ब्रिटिश विद्वानों के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था और इसी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के विचार को ही ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफर्स ने की, क्योंकि अगर ऐसा करते तो आगे 1857 के विद्रोह से उनको ये सबक मिल चुका था कि जिस प्रकार हिंदू और मुसलमान एक साथ आकर के लड़े थे और बहादुर शाह जफ़र के रूप में जिनको इमीडिएट इन्होंने हटा करके अपने राज्य की स्थापना की, अपने वैसी शासन की, तो बहादुर शाह जफ़र के द्वारा इसके लीडरशिप को लेना या बहादुर शाह जफ़र को अपना सर्वमान्य नेता मानना, इनको खतरे की घंटी प्रतीत हुआ ब्रिटिशर्स को कि हो सकता है ये वापस मुगल सत्ता की प्राप्ति का प्रयास हो। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार दे करके इस 57 के विद्रोह को ये आगे किसी भी प्रकार की हिंदू मुस्लिम एकता की संभावनाओं को बनने से रोकने का प्रयास इनका था, क्योंकि अब ये समझ गए कि हिंदू और मुसलमान एक होकर के अगर हमारे सामने लड़ सकते हैं तो हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम हमें शुरू करना चाहिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार देने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये मुगल सत्ता की वापसी का प्रयास था। और जो कुछ राष्ट्रवादी भारतीय इतिहासकार हैं वो इसको सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं, जैसा कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ताराचंद हैं या ताराचंद या मजूमदार के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मानते हैं कि भारत का सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन है, लेकिन सभी राष्ट्रवादी ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बेंजामिन डिज़रायली भी इस बात से सहमत है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इस तरह इसके स्वरूप को लेकर अलग अलग विचारक हैं। इसमें टी.आर. होम्स जैसे कुछ ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो इसको जातीय संघर्ष का रूप देने से नहीं सकते। वो कहते हैं कि इस विद्रोह को ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में संघर्ष है, यानी ये जंगली और किस प्रकार एक सिविलाइज और अनसिविलाइज्ड के बीच में संघर्ष है। ऐसा करना उनके बीच कहीं ना कहीं एक रेसिज्म का एक बोध होता है। ये बहुत नेगेटिव साउंड ये अपने आप में करता है जब वो कहते हैं कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में ये संघर्ष है। तो इस तरह इसका जो स्वरूप है वो अपने आप में कई प्रकार की विचारधाराओं की तरफ इशारा करता है और इसके स्वरूप को कहा जाता है कि ये कभी भी अखिल भारतीय नहीं रहा बल्कि स्थानीय रहा और कुछ अंशों में बहुत सीमित था, बहुत क्षेत्रीय स्तर पर था। पूरे भारत में ये नहीं रहा। इसका संगठन भी काफ़ी कमज़ोर था, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता भी इसका नहीं रहा, ना इनके सामने किसी प्रकार का कोई उद्देश्य था, ना इनके सामने कोई योजना थी कि ब्रिटिशर्स को समाप्त करने के बाद भारत में आगे कौन सी व्यवस्था लाई जाएगी। तो इस तरह कहा जाता है कि इसका कोई अपने आप में कोई एक नेचर नहीं था।
हालांकि इस पर का जो महत्व है अपने आप में भारतीयों को ये एहसास करा गया कि सिर्फ शक्ति के बल पर अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि सभी वर्गों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। तो अब पहली बार उत्तर भारत के किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह में भाग लिया था और हिंदू मुसलमानों ने भी एकता का प्रदर्शन जो किया था। इससे भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का जो एक बीजारोपण हुआ, राष्ट्रीय भावना यहाँ पे दिखाई पड़ती, जो इनिशियल स्टेज में राष्ट्रीय भावना हमें दिखाई पड़ती है, ये इसने समझा दिया भारतीयों को कि आगे अगर हमें ब्रिटिशर्स का सामना करना है तो तमाम प्रकार के सबके अपने अलग अलग स्वार्थ हैं, जो किसानों के, मजदूरों के, रजवाड़ों के, उन सभी स्वार्थों को मिला करके एक साजिश शत्रु के खिलाफ खड़ा करना होगा हमें। तो इस तरह 1857 का जो विद्रोह है, इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय रजवाड़ों के अपने अलग हित थे, जमींदारों के अलग हित थे, किसानों के अलग हित थे। इस तरह इसका स्वरूप अपने आप में कई अलग अलग विचारों को समेटे हुए है। ये अलग बात है कि इसका महत्व अपने आप में इसको एक स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करता है। और इस विद्रोह के लिए केवल सैनिक उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि कृषक, उच्च वर्ग में भी अंग्रेज़ों के प्रति एक आम असंतोष था। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो विद्रोह है अपने आप की खोई हुई मर्यादा को, प्राचीन जो पहले मध्ययुगीन जो व्यवस्था है उसको पाने का अंतिम प्रयास था। ये एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। और इस तरह से ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसको आमतौर पे लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये अलग बात है कि इतिहास की अगर निष्पक्ष व्याख्या करें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पैमाने पर ये खरा नहीं उतरता है।